विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस सीनियर सेकेंडरी ज्योग्राफी के क्लास में। और हमारे साथ हमारे अपने टीचर एक्सपर्ट डॉक्टर शंकर मिश्रा। ओवर टू यू सर फॉर द लाइव क्लास। नमस्कार आप सभी को स्टूडेंट्स। आज के इस सेक्शन में हम क्लास 12 सतत पोषणीय विकास और नियोजन एक ऐसा सेक्शन है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं सुबोध मिश्रा आपको इस सेक्शन में क्लास 12 के लिए भारत में नियोजन और सतत पोषणीय विकास पढ़ने जा रहे हैं। सो द चैप्टर इज प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको हम पढ़ेंगे। मैं पहले क्लास की तरफ फिर मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में जो ड्यूरेशन है 1.5 आवर्स का ड्यूरेशन है, और इस दौरान हम इस चैप्टर के जितने भी अंशों को पढ़ेंगे आप भी मेरे साथ इन सेक्शन को करें, उसको नोट करें और अपने लिए नोट्स भी बनाएं। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हों उसको, जो भी नंबर आपके सामने नज़र आ रहा है उसे फॉरवर्ड करें, SMS करें, मेल करें और फिर इसको पूरा पार्टिसिपेट करें, जिससे कि ये चैप्टर आपका एक कंप्लीट रूप से हॉलिस्टिक रूप से डेवलप हो जाए जब ये लेक्चर पूरा हो। तो मेरा प्रयास है कि इस सेक्शन के जो इस लेक्चर में इस चैप्टर का सभी हिस्सा आपको पढ़ा दिया जाए और आप इसमें एक क्षमता का विकास कर पाएँ, आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो पाएँ। सो चाहेंगे कि इस चैप्टर को हम सभी वे में, आप देखेंगे कि एक चैप्टर का करीब 3 हिस्सा होता है। जब एग्जामिनेशन के दौरान हम उसको तैयारी करते हैं तो एक हिस्सा होता है जो आपको ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स द मेन प्लानिंग एरिया ऑफ टेस्टिंग योर नॉलेज, जो आपका इंफॉर्मेटिव एरिया होता है। फैक्ट्स होते हैं, डेट्स होते हैं, डिफिनीशंस होते हैं। सो पहला एरिया होता है कि जिसमें आप ऑब्जेक्टिविटी होके उसका आइदर डिफिनीशन याद करते हैं या फिर उसका फिर इंफॉर्मेशन ईयर्स में, जैसे कोई योजना कब शुरू हुई उसको याद करते हैं, या फिर उसके बाद उसका जो अदर एस्पेक्ट होता है नंबर्स के रूप में उसको याद करते हैं। सेकेंड एरिया ये होता है कि जब उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, वी डेवलप द डिफरेंशिएशन अबाउट द टू थिंग्स उस सेंस में। और चौथा एरिया होता है जब हम उसको स्किल के रूप में उसको मैप में दिखाते हैं। तो ये तीनों ही एरिया डेवलप हो जाए तो उस चैप्टर को आप संपूर्णता से जानते हैं। सो ये चैप्टर है जिसको आपके सामने आ रहा है, ये एरिया है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें देखिए एक पहला एरिया आया दैट इज प्लानिंग एंड द सेकेंड एरिया दैट इज सस्टेनेबल। इन दोनों को सबसे पहले समझ जाएं तो ये भारत की संदर्भ में इन बातों को आप समझ पाएंगे। सो इस चैप्टर का जो कीवर्ड है वहां से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग सहज हो गए होंगे इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। एक पेपर ले लें और इस पूरे एरिया को ड्राफ्ट करें कि इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद क्या आप में इस कैपेसिटी का विकास होता है या नहीं होता है। उन चीज़ों को हम लास्ट में चेक करेंगे। So the chapter is planning and sustainable development in India. सबसे पहले प्लानिंग और सस्टेनेबल को समझने की कोशिश करें। हमारे एक वर्ड आ गया पहला, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग को इस चैप्टर में ज़्यादा अच्छा है, हमारे पास एक प्लानिंग वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला शब्द है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। हिंदी में अगर कहें तो योजना कहते हैं, और या फिर हम उसको दूसरे शब्द नियोजन कहते हैं। ये दो शब्द आपको नजर आया होगा, नियोजन और योजना, ऐसा दो शब्द हिंदी का शब्द आएगा आपको फॉर प्लानिंग। अब स्टूडेंट्स, आप लोग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते होंगे, कई जगहों पे प्लानिंग की जरूरत पड़ती है और प्लानिंग हमारे सक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण एरिया होता है, वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आवर सक्सेस। हमेशा जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट्स हमारे सामने आते हैं। अगर ये 3 कंपोनेंट को आप सामने रखें तो आपका प्लानिंग फेल हो नहीं सकता है।
उस प्लानिंग को अगर काम किया जाए तो हम हर एक कार्यों में सफल होंगे। ऐसे भारत सरकार की योजनाएं हैं और उस पे प्लानिंग होता है, कार्य रूप होता है। पहला चीज है आइडियोलॉजी, दैट इज आदर्श। जब किसी योजना को हम शुरू करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि इस योजना से हम क्या हासिल करेंगे। अगर एक स्टूडेंट अपने जीवन में नियोजन करता है, योजना बनाता है, तो ये आदर्श स्थापित करता है कि हम इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ले आएंगे या फिर हम इस लेवल तक, इस ग्रेड तक अचीव करेंगे। तो उस या फिर हमने इकोनॉमिक के लिए नियोजन किया तो हम एक टारगेट फिक्स करते हैं कि इस योजना के द्वारा इस आदर्श को हम प्राप्त कर पाएंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या करते हैं कि हम निर्धारित करते हैं आउटलाइन। आउटलाइन में हिंदी में कहते हैं हम रूपरेखा। ये बात को समझिए, बहुत अच्छा समझना कि जब भी आपने कोई योजना बनाया तो उसके सामने आपने लिखा कि इतने दिन में हम ये काम कर लेंगे और इतने सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन आएगा, उसका सीक्वेंस आएगा। दैट इज अ आउटलाइन ऑफ प्रोग्राम्स। एंड द थर्ड इज अ एक्शन टू अचीव द टारगेट। और लास्ट हम उस आइडियोलॉजी को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे, उस एक्शन को शामिल करते हैं। तो स्टूडेंट से अगर पूछा जाए एक अच्छी प्लानिंग की क्या विशेषता होती है या प्लानिंग को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो लिखेंगे इन अ प्लानिंग वी हैव आइडियोलॉजी, द आउटलाइन ऑफ प्रोग्राम्स एंड वी हैव एक्शन टू अचीव द टारगेट। अगर ये तीनों चीज हैं तो प्लानिंग सफल होता है। एक योजना में आदर्श होता है, उसके कार्य की रूपरेखा होती है और उस योजना को हासिल करने के लिए हमारे कार्य रूप होते हैं, क्रियान्वयन का रूप होता है जिसको हमने एक्शन लिखा। सो अ वेल बिगिन हाफ डन। अगर आपने ये समझ लिया है कि प्लानिंग क्या है तो भारत के संदर्भ में जो नियोजन है, प्लानिंग है, वो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। सो वेरी गुड। फर्स्ट थिंग वी लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इट्स आइडियोलॉजी, आउटलाइन एंड एक्शन ऑफ प्लान। अब दूसरी चीज है, इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, दैट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं हम सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास एक ऐसा शब्द आया आपको हिंदी का। कुछ ऐसे शब्द भी यूज करते हैं हिंदी के लिए जो टिकाऊ विकास, एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी तक को काम में आए। बाद के दिनों में इसको परिभाषित किया गया कि हम वर्तमान पीढ़ी के लिए संसाधन का उपयोग करें और भविष्य के आने वाले पीढ़ियों के लिए अगर वो संसाधन है तो वो संसाधन और वो विकास का रूप सतत पोषणीय विकास होगा। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का मीनिंग ये हुआ एक ऐसा नियोजन जिसमें वर्तमान पीढ़ी के लिए तो विकास का रूप है ही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास का क्रम बना रहे, संसाधन उपलब्ध हो, ऐसी प्लानिंग इंडिया के लिए। सो चैप्टर का मीनिंग क्लियर हो गया, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो ये दोनों ही आप अपने निजी जीवन में भी इस चीज को बहुत अच्छा से पालन करेंगे कि एक अच्छे से आदर्श रखेंगे, उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा बनाएंगे और फिर उसके लिए एक्शन डेली काम करेंगे जिससे आपकी योजना हमेशा सफल हो और अपने कार्य में आप हमेशा सफल हों। एक ऐसा प्लानिंग हो जो हमेशा आने वाले दिनों में भी आपको सफलता का रास्ता दे। तो पहली चीज परिभाषा के बाद अब हम दूसरे एरिया पे आते हैं, द अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग। अप्रोचेस को हिंदी में उपागम कहते हैं। इट्स अ उपागम और अप्रोचेस। आप ध्यान दीजिए कि हम किसी योजना को बनाते हैं तो योजना का एक उपागम होता है, अप्रोचेस होता है कि हम योजना किस रूप में बनाएं। तो भारतीय इकोनॉमिक्स में, भारतीय प्लानर के पास, नियोजन के पास दो तरह की योजना आती है, एक सेक्टोरल प्लान और एक रीजनल प्लान। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने उसको सर्किल किया सेक्टोरल। आपने बहुत जूनियर क्लास में और कई जगहों पे
सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा होगा, जैसे ने पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ऐसा कुछ सेक्टर पढ़ा होगा, और उस सेक्टर्स का एरिया पढ़ा होगा। जैसे कोई भारत सरकार की किसी योजना ने यह निर्धारित किया कि इस वर्ष हम कृषि के लिए योजना बनाएंगे, फिर कभी निर्धारित किया कि उद्योग के लिए योजना बनाएंगे, फिर सड़क निर्माण के लिए योजना बनाएंगे। सो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए योजना बनाया हो, सो ऐसी योजना को बोलते हैं हम सेक्टोरल प्लानिंग। सो देखा होगा कि जब आज़ादी आई तो आज़ादी के बाद हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री के लिए योजना बनाई, और फिर हमारे पास जब भी एग्रीकल्चर के लिए शॉर्टेज हुआ किस चीज़ के लिए, तो सम ईयर्स के बाद हमने फिर एग्रीकल्चर के लिए भी महत्व दिया। सो हमने टाइम टाइम पे सेक्टोरल प्लानिंग किया है, कभी एग्रीकल्चर के लिए, कभी इंडस्ट्रीज के लिए, और डिफरेंट सेक्टर्स के एलोकेशन के लिए। इसको बोलते हैं हम सेक्टोरल प्लानिंग। दूसरा प्लानिंग है जिसको हम बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। इस चीज को अच्छे समझिए मेरे साथ, तो अच्छा एक व्यू डेवलप होगा। एक हमारा इंडिया है, ऐसा ऐसा हमने इंडिया को देखा है भारत के मैप में, कि ऐसा कोई रफ एंड मैप बना लीजिए जो भारत का बेहतर चित्र बताता हो, एक क्लियर इमेज बताता हो। अब देखिए, भारत का एक माउंटेन एरिया है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये कोस्टल एरिया है, ये पठारी क्षेत्र है, मरुस्थल है, मैदान है। सभी टोपोग्राफी तो अलग है ना, इसकी जलवायु भी कमोबेश अलग अलग होगी। अगर पूरे देश के लिए एक जैसा ही प्लानिंग बना लिया जाए, सबके लिए इकोनॉमिक अलॉटमेंट इक्वल हो जाए, तो विकास का रूप अलग हो जाएगा। तो कहा गया कि प्रदेशों के लिए नियोजन, भारत के जितने प्रदेश हैं वो आकृति के अनुसार, जलवायु के अनुसार, टोपोग्राफी के अनुसार। सो प्लानिंग फॉर द रीजन्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग द टोपोग्राफी ऑफ इंडिया is a regional planning. Got that? So now we have very clear there are two approaches of planning. The first is a sectoral planning, is for the economic sector of Indian economy, and the second one for the regions of India, for the different climatic region and the topographical region. ये प्लानिंग ऐसा इसलिए किया गया कि भारत के सभी प्रदेशों का एक समान विकास हो जाए, कोई प्रदेश पिछड़ा न रह जाए, कोई प्रदेश बहुत अधिक विकसित न हो जाए, सभी में समानता का विकास हो, जिससे संपूर्ण भारत का विकास नजर आए। तो हमारे नियोजक, हमारे जो प्लानर होते हैं, इन दो तरह के प्लानिंग को लेकर चलते हैं। वन इज अ सेक्टोरल प्लानिंग एंड वन इज अ रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग तो आपने मैप में देखा, मैप के अनुसार इसको समझेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो दूसरा एरिया है जो आपके पास नजर आया, अब मान लीजिए कि हमारे प्लानर ने भारत के विकास के लिए योजनाओं को बनाया, और सेक्टर के लिए भी बनाया और प्रदेश के लिए भी बनाया, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी प्रदेश का विकास नहीं हुआ। ऐसा मान लीजिए कि भारत का एक एरिया है, माउंटेन के लिए ऐसा कोई रीजन के लिए प्लान आया, लेकिन माउंटेन्स के सेक्टर में भी एक किसी एरिया का विकास नहीं हुआ। या हमारे यहाँ भारत में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, सामाजिक वर्ग हैं, उनमें से किसी एक सामाजिक वर्ग का विकास नहीं हुआ। मेरी बात को समझिए। सबसे पहले हमने कहा कि भारत के नियोजन दो प्रकार के होंगे, एक होगा सेक्टोरल और एक होगा रीजनल। लेकिन उन प्लानिंग के बाद भी अगर किसी प्रदेश विशेष का विकास नहीं हुआ है, समाज के किसी वर्ग विशेष का विकास नहीं हुआ है, तो भारत के नियोजकों ने, भारत के जो प्लानिंग बनाने वालों ने दूसरी रूप में अप्रोचेस को लाया, उसको कहा टारगेटेड प्लानिंग। टारगेटेड प्लानिंग फॉर द पीपल एंड द टारगेटेड प्लानिंग फॉर द एरियाज। एक प्रदेश विशेष को टारगेट करके विकास करना जिसका विकास नहीं हुआ है, और एक सामाजिक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर विकास की योजना को बनाना। जैसे देखिए, लिखा हुआ है मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। एक सीमांत किसान जिसकी 1 एकड़ से कम जमीन है, उसके लिए योजना बनाना, क्योंकि विकास के क्रम में वो पीछे रह गया। और छोटे किसान जो विकसित नहीं हो पाए, उसके लिए योजना बनाना, ये कहलाता है SFDA। तो कभी कभी पूछा जाएगा कि टारगेटेड योजनाएं क्या होती है और इसका उद्देश्य क्या होता है।
टारगेटेड योजनाएं, लक्षित योजनाएं वो होती है जो लक्षित समूह को लेकर बनाया जाता है या लक्षित प्रदेश को लेकर बनाया जाता है, और इसका पूरा उद्देश्य होता है कि कोई भी वर्ग समाज का किसी भी प्रदेश में रहता हो, उस पे योजना बनाया जाए जिससे कि वो प्रदेश भी भारत के समान जितने अन्य प्रदेशों में विकास हुआ है उतना विकसित हो जाए। तो अगर पूछा जाए टारगेटेड प्लान क्या क्या हुआ, सो वी हैव SFDA और MFDA, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी एंड स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। ये योजनाएं हुआ टारगेटेड प्लानिंग। सो हमने अभी तक टाइप्स ऑफ प्लानिंग को पढ़ा। अब देखिए ये चैप्टर ओपन होता है इन्हीं दो एरिया के लिए। अब हमारे पास जो योजनाएं हैं उस पे ध्यान देना है और उस पे काम करना है। एक योजना आई हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो हमारे विकास का एरिया बना, उसमें पर्वतीय विकास कार्यक्रम लाया गया। हमारी जो 5th 5-year प्लान थे उसमें हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लाया गया। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पहला जो एरियाज है टारगेट को देख लीजिए। पहले एरिया को सीमांकित करना। मैंने हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भारत सरकार ने किन किन प्रदेशों को शामिल किया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने क्या किया कि भारत के 15 जिले डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसका कम विकास हुआ था उसको एक एरिया में लाया। उसमें उन्होंने सीमांकित किया कि भारत का एक एरिया है ऐसा, उसमें उत्तराखंड का सभी जिला को शामिल किया गया। इस एरिया में उसका विकास कम हुआ था। उसके बाद हमारे असम में NC हिल है, नॉर्थ कछार झील है, उसको लाया गया। बंगाल का ये दार्जिलिंग एरिया को लाया गया और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी एरिया को लाया गया। सो भारत में हिल एरिया डेवलपमेंट के प्रथम चरण में फर्स्ट 15 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया। दे इंक्लूडेड 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेशन और हिल एरियाज। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 1981 में जो बैकवर्ड रीजन के लिए कमीशन था उसने कहा कि इसमें पूरे भारत का विकास नहीं होगा। ऐसा किया जाए कि ऐसा कोई भी एरिया जिसका 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है सभी को इसमें शामिल किया जाए। So they included all the districts of India where the height is more than 600 meter. और इस प्रकार उन प्रदेशों को शामिल करके भारत के सभी पर्वतीय राज्यों को विकसित करने की योजना बनाई गई। तो पूछा जाएगा कि व्हाट यू मीन बाय हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड which area of India are included in हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यानी कि पर्वतीय विकास कार्यक्रम क्या है, कब शुरू किया गया और भारत में कौन कौन से जिले हैं जो इसमें शामिल हैं। पहले लिखेंगे 15 जिले हैं, जो उत्तराखंड का सभी जिला, NC हिल असम का, दार्जिलिंग और दक्षिण में तमिलनाडु या कर्नाटका केरला, उसका बीच का एरिया नीलगिरी हिल, ये हमारे फर्स्ट स्टेज के हिल थे। बाद में क्या हुआ कि जो बैकवर्ड कमीशन ने डेवलपमेंट के लिए सजेशन दिया कि भारत के सभी जिले जहाँ पे 600 मीटर से अधिक ऊंचा है सभी को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो संपूर्ण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। सो ये प्रोग्राम चला। अब देखिए इसमें इस योजना में क्या क्या रखा गया, पूछा गया जाएगा कि इस योजना में क्या क्या डेवलप किया गया। एक्चुअली सबसे पहले जो बल दिया गया उस चीज की बात करते हैं। जो एरिया डेवलप करने की बात की गई उसमें सबसे पहले बात आई इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि संस्थागत विकास। जैसे कोई भी एरिया का विकास होना हो तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि उसका रोड्स का विकास हो जाए, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था हो जाए, बैंक्स का विकास हो जाए और वहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन है वो अपने मौलिक आधुनिक रूप में आ जाए, तो उसका विकास शुरू हो जाता है। सो द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पहला कहा गया। दूसरा, द डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेस। जो स्थानीय संसाधन है, अगर कोई पर्वतीय एरिया है तो वहाँ का हॉर्टिकल्चर का एरिया होगा,
गार्डनिंग का एरिया होगा, फॉरेस्ट्री का एरिया होगा, इन सभी एरिया का विकास करना। और इन चीजों के विकास में यह ध्यान रखना कि वहाँ के लोकल लोगों को ज्यादा विकास का अवसर मिले। एंड द थर्ड थिंग, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे शिक्षा का विकास, वहाँ पे जितनी इंस्टीट्यूशन डेवलप हो सकते हैं सभी लेवल के एजुकेशन का। एंड द फोर्थ वन, द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। इन चीजों को विकास करके किसी भी पर्वतीय क्षेत्र का विकास आसानी से किया जा सकता है। तो हिल एरिया डेवलपमेंट में ये रखा गया, जो लोकल रिसोर्स को डेवलप किया जाए, पर्वतीय क्षेत्र के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज को विकसित किया जाए, तो फिर वो एरिया विकसित हो जाएगा और भारत के अन्य प्रदेशों की तरह वह उतना ही विकसित नजर आएगा। एक बार फिर से मैं रिकैप करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अभी तक जो बात आपके सामने आया है उसको मेरे साथ फिर से याद कीजिएगा। सबसे पहले हमने बताया कि नियोजन होता क्या है, दूसरा हमने बताया कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, फिर हमने बताया कि विकास के नियोजन के कौन कौन से उपागम होते हैं, अप्रोचेज होते हैं। सेक्टोरल अप्रोच होता है, उसके बाद हमने कहा रीजनल अप्रोच होता है, और कोई प्रदेश विकसित ना हुआ हो तो टारगेटेड अप्रोच होता है। टारगेटेड अप्रोच में हमने फर्स्ट एरिया को लाया, दैट इज अ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रदेश के विकास के लिए हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हमने ऐसे लाया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एरिया आया, दैट इज DPAP प्रोग्राम्स, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं हम DPAP प्रोग्राम्स। DPAP को समझिए अच्छे से, इस बात को जब जिसका इमेज बन जाए तो हमारे लिए समझना इजी हो जाता है। ऐसा कोई एरिया ले लीजिए कि भारत का ऐसा कोई मैप हो। अगर आपने ये क्लास 12 का सेक्शन है तो आपने 11 पढ़ चुके हैं, आपने पिछले वर्ष 11 के सेक्शन को किया है, तो 11 के सेक्शन में आपने इस एरिया को देखा होगा, भारत का ये रीजन देखा होगा। ये दोनों एरिया है जहां पे वर्षा कम होती है। एक दक्षिण भारत का ये रेन शेडो एरिया है जिसको हम वृष्टि छाया कहते हैं, इंग्लिश में रेन शेडो कहते हैं, और ये भारत का थार डेजर्ट है। तो हमारे पूरे भारत में दो ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ही कम वर्षा का जल उपलब्ध होता है। दूसरा एरिया ये ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया को थोड़ा समझिए कि ये मरुस्थल का एरिया यहाँ पे है। यहाँ पे जो समर टेम्परेचर होगा 47 डिग्री सेल्सियस होगा, और यहाँ पे वर्षा करीब 40 सेंटीमीटर होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी वर्षा का जल उपलब्ध हुआ वो मैक्सिमम वाष्पीकृत हो जाएगा। द मोस्ट ऑफ द वाटर इज इवेपोरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और ये दक्षिण भारत का एरिया है जहाँ पे आपको 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये दोनों एरिया है जहाँ पे वर्षा भी कम है और टेम्परेचर ज्यादा रहता है। सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर द एरिया विल नॉट हैव सरप्लस वाटर फॉर इरिगेशन। सो ऐसे एरिया में भारत सरकार ने कहा सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जाएगा, DPAP कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में आया। हमारे यहाँ पूछा जाएगा कि DPAP कार्यक्रम भारत में कब लाया गया। सो इट वाज द 4th 5-year प्लान, और जो हिल एरिया डेवलपमेंट 5th में आया। सो इसमें क्या किया, इन दोनों एरिया को मिला दीजिए तो पूरे भारत में 67 डिस्ट्रिक्ट हैं, 67 जिले हैं जिसमें सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम को लाया गया। पूछा जाएगा कि DPAP कार्यक्रम भारत के किन किन प्रदेशों में चलाया जाता है। दैट्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एंड इन साउदर्न इंडिया इट्स रेन शेड एरिया ऑफ इंडिया which include around 67 districts of India। आजकल देखो, एक ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन में ऑब्जेक्टिविटी आया है और उसमें आपको जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको फैक्ट्स भी याद हो। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में हो गया, इट इज अराउंड 67 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। क्लियर। अब देखिए इसके बाद जैसे पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम में परिवर्तन आया,
वैसे एक परिवर्तन आया इस क्षेत्र में भी। कहा गया कि जिस एरिया में 30% से कम एरिया सिंचित एरिया हो, इरिगेटेड एरिया हो, लेस देन 30% एरिया इरिगेटेड एरिया हो, उस एरिया को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। सो सेकेंड स्टेज में भारत के उन सभी जिलों को शामिल किया गया, सभी प्रदेशों को शामिल किया गया जहां पे 30% से कम एरिया सिंचित एरिया था। सो इट वाज अ क्राइटेरिया फॉर डिमार्केशन ऑफ डीपीएपी प्रोग्राम्स एरिया। सो दोनों स्टेज को याद कर लेना है। फर्स्ट स्टेज में 67 डिस्ट्रिक्ट थे और सेकेंड स्टेज में वो सभी एरिया को शामिल किया गया। दोज डिस्ट्रिक्ट वर इंक्लूडेड वेयर द एरिया लेस देन 30% एरिया वाज इरिगेटेड एरिया। तो इन चीजों को दो क्लॉज में लिख लेंगे। एरिया को मैप में दिखा दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अब फिर देखना है कि इन क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। डीपीएपी कार्यक्रम में क्या क्या लाया गया। डीपीईपी कार्यक्रम में सबसे पहले वन रोपण को लाया गया, इफॉरेस्टेशन को लाया गया, ग्रासलैंड को बढ़ाने की बात कही गई, जो घास भूमि है उसको बढ़ाने की बात कही गई। उसके द्वारा देखो जब भी ड्रॉट प्रोन एरिया होता है तो उसमें ऐसे फसलों का चयन की बात किया गया जो कम वर्षा और कम मॉइस्चर के आधार पर उसका विकास हो सके। और उसके बाद यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्रीज, पशुपालन का विकास, फिर वो सभी चीज का विकास जो हमने पर्वतीय क्षेत्र के लिए किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, हेल्थ फैसिलिटीज का विकास, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया। इन सबों के विकास के द्वारा डीपीएपी एरियाज में विकास का एक रूपरेखा बनाया गया। तो देखिए ये चैप्टर का एक हाफ ऑफ द एरिया हुआ, फर्स्ट हाफ एरिया हुआ, जिसमें हमने उस फाउंडेशन को रखा जिसके द्वारा भारत के प्रदेशों में विकास को आप समझ पाएंगे। बातें क्लियर हो गई। तो इस एरिया में दो कार्यक्रम आए जिसको आप कह सकते हैं कि ड्रॉट प्रोन एरिया एंड हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब देखिए इससे आगे बढ़िए तो आपको कुछ एरियाज मिलेगा जहां पे इस कार्यक्रम को यूज किया गया। एक आपको एरिया नजर आ रहा होगा, ये एरिया है भरमौर का एरिया। एक्चुअली जो मैप आप देख रहे हैं ये एरिया भरमौर का है और भरमौर जो है ये चंबा का एरिया आता है, इस एरिया में आता है। अगर आप भारत के मानचित्र में देखिए तो ये क्लोज एरिया कश्मीर का एरिया होगा और ये हिमाचल की शुरुआत है। सो ये एरिया भरमौर का एरिया है। इसमें उन्होंने पढ़ाने का प्रयास किया है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो टारगेटेड एरिया था उसको किस प्रकार विकसित किया गया और भारत का एक पर्वतीय क्षेत्र जो बहुत ही पहले जमाने में कम विकसित था उसको किस प्रकार विकास से जोड़ा गया। सो इट्स अ वेरी स्पेशल केस स्टडी ऑफ भरमौर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस एरिया में हम भरमौर के बड़े से हिस्से को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहाँ विकास कैसे हुआ और वहाँ के जनजीवन में इस योजना का लाभ कैसे मिला। आपके सामने एक चंबा का वो तहसील आपको सामने नजर आएगा, दैट्स अ भरमौर ट्राइबल एरिया। एक रीजन आपको नजर आ रहा होगा। एक उस भरमौर तहसील का एक मानचित्र है। इस मानचित्र पर ही मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले देखिए जो भरमौर का एरिया है उस एरिया में यहाँ पे इसका अक्षांश दिखाया हुआ है, ये देशांतर दिखाया हुआ है। आपका ये लिमिट वेस्टर्न लिमिट और ये ईस्टर्न लिमिट है। 76 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसका एरिया आता है और यहाँ पे देखिए जो इसका अक्षांश आता है 32 डिग्री इसका साउथ और 32-41 इसका नॉर्थ लिमिट होता है। सो अक्षांश से देखिए कि ये एरिया टेम्परेट एरिया में आता है। अगर 32 है तो उसका अक्षांशीय क्षेत्र क्या हुआ, टेम्परेट एरिया। इसको थोड़ा सा इधर से मैं मैप पे बताऊं तो आपको समझ में आएगा। सस्टेनेबल विकास को बाद में लाएंगे। इसको देखिए यहाँ पे इससे भी पहले कि इस एरिया में आपके पास इंडिया का कोई एरिया हो, इस मैप पे ऐसे समझिए कि हमारा ये 0 डिग्री अक्षांश है,
ये हमारा 23 डिग्री है, और ये भारत का उत्तरी सीमा है वो 37 है। तो इसका दो हिस्सा हो जाएगा, एक 0 से 23 या 23.5 और एक उसका 37। तो 37 जो होगा ये एरिया शीतोष्ण एरिया होगा, सब ट्रॉपिकल एरिया होगा। एक एरिया हो गया अंडरस्टैंडिंग का। सो अक्षांशीय दृष्टि से ये टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल एरिया भारत के मानचित्र में नजर आएगा। अब देखिए जो भरमौर है उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा है, अगर हम इसको विश्लेषण में लें तो वो आपका टोपोग्राफी में आएगा। यहाँ पे एक पर्वतीय क्षेत्र की शुरुआत होती है। नॉर्दर्न लिमिट एरिया एक पर्वत है, इस पर्वत को हम धौलाधर कहते हैं। ये नॉर्दर्न एरिया धौलाधर साउथ में होगा, दैट इज पीर पंजाल। नॉर्थ का एरिया क्या हो गया, पीर पंजाल। और जो साउथ का एरिया है वो एरिया आता है दैट इज धौलाधर। धौलाधर, ये दो पर्वतों के बीच ये ब्लॉक स्थित है। और इधर का जो एरिया जहां ये क्लोज होता है वो एरिया रोहतांग का एरिया है। थोड़ा सा मेरी बात को समझिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इमेजिन कीजिए कि एक ब्लॉक एरिया जो दोनों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ हो। उत्तर में कश्मीर का पीर पंजाल का एरिया है, और दक्षिण में ये हिमाचल का धौलाधर है, और पूरब का एरिया ये रोहतांग दर्रा का एरिया आता है। सो इस तरह से कहिए कि एक पूरा का पूरा एरिया एक वैली एरिया है जो माउंटेन के द्वारा घिरा हुआ है। एक इसका बाहरी स्वरूप नजर आया। इसको अगर हम ऐसे देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उसको बाद में लाएंगे डिस्कस करने के लिए। इस मैप को मैं लाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे उत्तर का माउंटेन है, दक्षिण का माउंटेन है, और यहाँ क्लोज होता हो रोहतांग से, यहाँ पीर पंजाल से, और इधर का एरिया धौलाधर का एरिया है। तो ये तो एरिया पूरा का पूरा वैली एरिया हुआ माउंटेन के बीच। तो यहाँ पे क्या है, आउटसाइड का एक्सेस बड़ी मुश्किल है, राइट। ऐसे कंडीशन में ये लैंडलॉक्ड एरिया हुआ, पर्वत क्षेत्र से आबद्ध एरिया हुआ, जिस एरिया में विकास की संभावना मुश्किल से आती है। अब देखिए एक एरिया ये हुआ जो सराउंडेड एरिया हुआ। दूसरा इस एरिया का जो ड्रॉबैक हुआ, इस चीज को देखिए कि ये एरिया बहुत ही ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे क्लाइमेटिकली देखिएगा कि बहुत ही लॉन्ग समर होता है। इसका ड्रॉबैक में क्लाइमेट को लिखेंगे कि क्लाइमेट एक सेकेंड चीज है जो इस एरिया को प्रभावित करता है। आप देखिए कि जो भी एरिया है धौलाधर का एरिया, आमतौर पे आपको मोर देन 4500 मीटर का एरिया आता है। 3600 टू 4500 मीटर एक नॉर्मल हाइट एरिया का आता है इसका। सो 4500 मीटर का एरिया बहुत ही ठंडा प्रदेश होगा। तो ऐसे कंडीशन में लॉन्ग विंटर एंड वेरी शॉर्ट समर, और ऐसा समर जो बिल्कुल कंफर्टेबल समर होता है, ऐसे कंडीशन में विंटर इसको प्रभावित करता है। सो यहाँ के विकास का जो कम होने का कारण जो है यहाँ की जलवायु परिस्थिति और भूआकृति है। अब आपने देखा होगा कि हमने दो चीजों पे यहाँ बहुत ज्यादा जोर दिया। आपको पूछा जाएगा कि भरमौर के कम विकास का क्या कारण है। सो द मेन रीजन इज अ टोपोग्राफी एंड अ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ भरमौर. Sometimes they can ask you, write the geographical character of भरमौर तहसील. भरमौर तहसील का भौगोलिक स्थिति लिखिए। तो भौगोलिक स्थिति के लिए हमने अभी तक बताया आपको, फर्स्ट टोपोग्राफी एंड सेकंड क्लाइमेट। थर्ड वन जो यहाँ पे है वो आप इसको देखिए तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे इस एरिया में आपको नदियां नजर आ रही है। ये नदी है रावी, यहाँ पे बुधिल नदी है, ये टुंडाह नदी है। ऐसा नदी आपको देखिए नजर आया। रावी और उसकी सहायक नदियों से मिला हुआ यह तहसील है, और यहाँ पे इस ब्लॉक का छोटा छोटा एरिया नजर आ रहा है, जैसे होली, खानी, कोगती और तुंडा, ये चार एरिया नजर आ रहे हैं। टोपोग्राफी को समझने के बाद
नदियों के द्वारा विभाजित प्रदेशों को लिख दीजिए तो भौगोलिक परिचय पूरा हो जाता है। सो दिस एरिया इज सेपरेटेड बाय नंबर ऑफ रिवर्स एंड दीज आर रावी, कुगती एंड टुंदाह रिवर्स। तो ये ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। पूछा जाएगा व्हाट इज द ज्योग्राफिकल नेचर ऑफ भरमौर, देन वी कैन राइट फर्स्ट टोपोग्राफी, लैटिट्यूड, then we have the rivers area and the four sections of physical section of Bharmor area. So ये सारे एरिया हुआ, that is a physical character of Bharmor. अब देखिए यहाँ पे जो भरमौर का एक एरिया हमने फिजिकल स्वरूप डिस्कस किया, इसका विकास कम हुआ। ऐसे कंडीशन में जैसा टोपोग्राफी होता है, क्लाइमेट होता है, वहाँ उसका जनजीवन भी उसी तरह का होता है। सो यहाँ पे जो मेजर कम्युनिटीज है जिसको इन्होंने पढ़ाया है, वो यहाँ पे गद्दी कम्युनिटीज हैं, जिसका डिटेल लाइफ और उनके जीवन को इसमें पढ़ाया गया है। यहाँ पे जो ये कार्यक्रम आया उससे पहले यहाँ पहले सोशल लाइफ को बता दिया जाए तो फिर हम इसकी कंडीशन को पढ़ें। सबसे पहले देखिए कि इस एरिया में मेजर कम्युनिटी जो है वो गद्दी कम्युनिटी है। गद्दी कम्युनिटी मेनतः क्या काम करती है उसको मैं बता दूं तो बेहतर होगा। यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सा इस एरिया को रुक के देखें तो बेहतर होगा। हमने कहा कि चंबा और उसका तहसील एरिया भरमौर, भरमौर में इस तरह की बातें हैं। ये माउंटेन एरिया है और माउंटेन एरिया से लोअर एरिया प्लेन एरिया बनता है। सो माउंटेन एरिया में इस एरिया में जो कम्युनिटी है, विंटर के दिन में क्या होगा कि यहाँ पे बर्फ जम जाएगा, इस एरिया का पूरा एरिया आइस कवर हो जाएगा, आइस सी डेवलप हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो फ्रेश पानी है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, इस एरिया में जो ग्रास लैंड है, ग्रास है, वो खत्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा, अंडर आइस हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये जो कम्युनिटी है उसके पास ग्रेजिंग लैंड खत्म हो जाएंगे। Then this community began to move to the other areas for grazing land, and this activity is named as transhumance. Transhumance. इसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। What? अब यहाँ पे समझिए, जो यहाँ पे सामाजिक जीवन को समझने की कोशिश कीजिए कि जो एरिया है, इस एरिया का वो मुख्य कम्युनिटी हो गया गद्दी, और गद्दी का जो दैनिक जीवन हुआ वो ट्रांसह्यूमेंस हुआ। सो विंटर दे मूव फ्रॉम माउंटेन एरिया एंड गो टू प्लेन एरिया, एंड इन समर अगेन दे गो बैक। और जब ग्रीष्म काल आएगा तो फिर वो अपने पुराने स्थान पे जहाँ उनका मूल निवास है वहाँ वो लौट जाएंगे। इस क्रिया को कहते हैं हम ऋतु प्रवास। अब देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं यहाँ पे जो समझने में मदद करेगा आपको कि ये ट्रांसह्यूमेंस हुआ। अब देखिए एक ऐसा ऋतु होगा जहाँ ये बर्फ पिघल गया होगा, नए नए घास आ गए होंगे और वहाँ पे हरियालियों का विकास हो गया होगा। ऐसे कंडीशन में ये मीडोज डेवलप हो जाते हैं और उसके बीच जो घास का मैदान क्षेत्र होता है उन सभी को मिला हुआ स्वरूप को हम बुग्याल कहते हैं। बुग्याल इज उत्तराखंड में भी होता है और हिमाचल के एरिया में भी होता है। बुग्याल इज grassland meadows and the houses of communities, and those community practicing are transhumance. So एक कंडीशन से देखिए नेचर को रिवाइव करने का भी मौका मिलता है, लेकिन ऐसी कंडीशन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इन जनजाति वर्गों के लिए एक मुश्किल सा काम होता है। सो भारत सरकार ने ITDP कार्यक्रम चलाए, इंटीग्रेटेड ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, और इस एरिया में उन सभी सैद्धांतिक रूप से चीजों को लाया गया जिसके कारण एक आकस्मिक और बड़ा सा लंबे समय में इस क्षेत्र का विकास हुआ। सो ITDP कार्यक्रम और पर्वतीय विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र के विकास का एक बड़ा सा आधार बना। अब सामाजिक जीवन देखिए, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ भरमौर, द सेकेंड वन सोशल कंडीशन ऑफ भरमौर एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ भरमौर। ये तब का पढ़ा जब ये चीजें विकसित नहीं हुई थी। अब बात क्या हुआ कि 5th 5 ईयर प्लान के बाद
जो बातें हैं चेंज आया। उस समय जब ये प्रोग्राम आया था 1.2% यहाँ फीमेल लिटरेसी थी। समझ जाइए इस एरिया में एजुकेशन का विकास नहीं हुआ था। अब के दिन में देखिएगा यहाँ फीमेल लिटरेसी करीब करीब देश के बराबर हो गया है, इतना विकास हुआ है। बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यहाँ एजुकेशन आया, हेल्थ फैसिलिटीज का विकास हुआ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आए, संस्थागत विकास हुआ। इन सबों के बाद द्वारा इस एरिया में फीमेल जो एजुकेशन है वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ। सेकेंड चीज क्या हुआ, जो ये ट्रांस ह्यूमेंस होता था, ट्रांस ह्यूमेंस या जिसको हम कहते हैं ऋतु प्रवास, अब सिर्फ 10% कम्युनिटीज ऋतु प्रवास करते हैं। सो 90% केसेस ऐसे हो गए हैं कि अब ट्रांसह्यूमेंस नहीं होता है, सिर्फ 10% कम्युनिटी ट्रांसह्यूमेंस को प्रैक्टिस करती है। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी यहाँ, कि जब विकास नहीं हुआ था पुराने समय में, जब उन चीजों को नहीं जोड़ा गया था, तो ऐसे कंडीशन में क्या था कि वहां पे चाइल्ड मैरिज होते थे। जो सोशल इविल्स का एक रूप ऐसा था कि चाइल्ड मैरिज होता था, चूंकि एजुकेशन कम था। तो ऐसे कंडीशन में ये चाइल्ड मैरिज खत्म हो गए हैं, चाइल्ड मैरिज का केस खत्म हो गया है। तो इस प्रकार भरमौर के विकास के लिए एक योजना आई, टारगेटेड प्लान आया, हिल एरिया डेवलपमेंट के सारे कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। और एक प्रदेश जहां सारे क्लाइमेटिक ड्रॉबैक्स था, उन सारी चीज को सफलतापूर्वक हम योजना के द्वारा आप इम्प्लीमेंट कर पाए, जो उसको पॉजिटिव रूप में परिवर्तित कर सकता था। और भरमौर का विकास देश के अन्य प्रदेशों के विकास की तरह अब समान रूप से नजर आता है। सो इट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ टारगेटेड प्रोग्राम्स, द प्रोग्राम्स फॉर द हिल एरियाज। सो अभी तक हम लोगों ने एक योजना को पढ़ा, वो योजना था दैट इज हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरी बात है, इंदिरा गांधी नहर को पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा है। ये एरिया हमने कहा आपको DPAP कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सबसे पहले तो बता दूं कि अभी हमने बताया था कि भारत के प्रदेशों में जो DPAP एरिया है वो कहाँ है। अभी आपने देखा था हमारे चार्ट मैप में, ये एरिया भारत का पश्चिमी प्रदेश था और भारत का ये दक्षिणी वृष्टि छाया प्रदेश था। फर्स्ट एरिया एंड सेकेंड एरिया, क्लियर। अब इस एरिया में जल की कमी थी और इस जल की कमी को पूरा करने के लिए योजनाओं को लाया गया। और इस योजना में इंदिरा गांधी कमांड एरिया एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आया। इस एरिया के विकास को हम मैप में देखना चाहेंगे। आपके पास एक मैप है, इसको देखिए जिससे आप इसको जोड़ पाएंगे। सो देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर का जो एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया आता है, ये बॉर्डर एरिया है। ये राजस्थान का मैप आपको नजर आ रहा है, राजस्थान के एरिया का वेस्टर्न एरिया है ये मैप। यहाँ पे जो नदी आ रही है उसको देखिए, जो साउथ में सतलुज रिवर है, ये एरिया, वहां से ब्यास नदी है। इन दोनों नदियों के जल को यहाँ लाया गया और वहां पे हीरक बराज से लेकर एक नहर बनाया गया। ये नहर आपको इस रूप में वेस्टर्न राजस्थान के एरिया को कवर किया। अब देखिए इस एरिया में जर्नी में जो एरिया आया, जो मैप वर्क में क्वेश्चन होता है उसको ध्यान दीजिएगा। ये पंजाब का एरिया है और ये हरियाणा का एरिया है। कभी कभी क्या करेगा, आपको ये मैप में दे देगा, ये मैप और उसका एरियाज A और B करके इसको मिटाने के बाद इसे आप पहचानिए। ये पहला ऊपर का एरिया हुआ। कभी कभी क्या करते हैं कि रिवर्स को आपको इरेज करके उसका नाम और दे देगा कि इस नहर में कौन कौन से नदियों के जल का उपयोग होता है। सो हियर इट इज यूटिलाइज्ड एरिया जो है आपका सतलज है एंड यू हैव अ ब्यास रिवर। जहां से नहर निकलती है उसका नाम है हरि के बराज। अब चलिए हमारा ये स्टडी एरिया पूरा हो गया। अब देखिए राजस्थान का जो एरिया है उसमें जो आपको मैप नजर आएगा, मेजर प्रमोशन हटा दीजिए,
राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ पे मैप बना लूँ तो ज़्यादा क्लियर है होगा। देखिए, राजस्थान का मैप है और वेस्टर्न राजस्थान का इस तरह का एरिया आता है। ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हनुमानगढ़ है, यहाँ पे चूरू है, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 1, 2, 3 ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट आता है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट थे जो सबसे ज़्यादा पहले फ़ायदा मिला फर्स्ट स्टेज में। थोड़ा-सा एरिया यहाँ पे बीकानेर का एरिया आता है। तो पूछा जाएगा कि इस नहर के विकास के बाद सबसे पहले कौन-कौन से जिलों को फ़ायदा हुआ? अगर मेरे अनुसार उसको याद कीजिए, तो ये क्या हुआ? गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू एंड सम पार्ट ऑफ बीकानेर। बहुत ही वो एरिया डेवलप नहीं हुआ था। सो पहली अवस्था में जो जिन जिलों को फायदा मिला, वो जिले रहे हमारे हनुमानगढ़, चूरू और गंगानगर जिले। ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे इस मैप में देखिए तो ज़्यादा क्लियर आपको होगा, हमने मैप बनाया। ये देखिएगा, ये एरिया आपको गंगानगर का एरिया है, सामने का एरिया, क्लियर ना? यहाँ पे चूरू नज़र आ रहा है। ये एरिया हमारा फर्स्ट एरिया हुआ, नॉर्दर्न एरिया। दूसरी बात देखिएगा कि दूसरा चरण जो राजस्थान का है, ये एरिया यहाँ पे देखिएगा, ये जैसलमेर है, बीकानेर है, ये बाड़मेर है, और यहाँ पे एक नागौर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एंड नागौर, ये 4 जिले हैं जो सेकेंड फेज में उनको फायदा मिला। मैं मैप इसलिए बनाया कि आप उसको विजुलाइज कर पाइए कि राजस्थान का 4 जिला जिसको सेकेंड फेज में फायदा मिला। So they will ask you the 2 phases for the development or the creation of this Indira Gandhi Canal. तीनों, ये 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखना है और ये चारों डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है। दोनों फेज में ऐसा विकास आया। अब देखिए, हमारे पास जो इस विकास के बाद आपके पास यहाँ पर भी एरिया है, जैसलमेर का एरिया, बीकानेर का एरिया, ये बाड़मेर का एरिया है। यहाँ नागौर को बनाया नहीं गया है, नागौर का एरिया यहाँ आ जाएगा। सो ये डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको सेकेंड फेज में फायदा हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको फर्स्ट फेज में फायदा हुआ। ये एरिया हम लोगों ने बात समझ गए। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि अब दोनों का एरिया देखो, थोड़ा सा आपको दोनों फेज याद हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि किस फेज में किस एरिया को किस रूप में फायदा हुआ। यहाँ पे देखो, मैप का क्वेश्चन इस रूप में आ जाता है। ये अंडरफ्लो और लिफ्ट सिस्टम, 2 चीजें दी हुई है। तो जो ये नहर आ रहा है, इसका ये एरिया स्लोप एरिया है जहां पे फ्लो है, और जो इधर एरिया है जो आपको डार्क कलर नजर आ रहे हैं, वो लिफ्ट सिस्टम है ना? तो कभी कभी आपको पूछ देगा किस एरिया में किस प्रणाली के द्वारा, किस विधि के द्वारा इससे फायदा होता है। सो द वेस्टर्न एरिया इज फॉर द फ्लो सिस्टम एंड द ईस्टर्न एरिया इज फॉर लिफ्ट सिस्टम। लिफ्ट सिस्टम के द्वारा, चूंकि ये जमीन जो है वो प्रॉपर अपलिफ्टेड एरिया है, जिसके कारण लिफ्ट के द्वारा जमीन को जल उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक थोड़ा सा मैं इसको समअप करूं, बहुत सारा डिस्कशन आ गया, आपको चीजें समझ में फिर से याद करना मुश्किल हो रहा होगा। आप इंदिरा गांधी कैनाल में फर्स्ट स्टेज के डिस्ट्रिक्ट को याद कर लीजिए, सेकेंड फेज के डिस्ट्रिक्ट को याद कर लीजिए, ये काम हो गया। उसके बाद लिफ्ट सिस्टम एंड फ्लो सिस्टम को याद कर लीजिए, 2 एरिया से क्वेश्चन आएगा। तीसरा, रिवर्स का नाम याद कर लीजिए, और उस एरिया में कहाँ से ये दोनों नदियां मिलती हैं। जैसे ये आपका सतलुज एंड ब्यास नदियों का जो कन्फ्लुएंस एरिया है, जहाँ से ये नहर को बनाया गया है, हरी के बराज, उसको याद कर लीजिए। अब देखिए, इस नहर ने राजस्थान को क्या दिया, उसका पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया को डिस्कस करते हैं। सो वी हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस कैनाल, राइट? हाउ वी कैन जज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैनाल। अब देखिए, इस नहर से राजस्थान को क्या फायदा हुआ। अब जैसे देखिए, ये नहर बना,
इस एरिया में, तो यहाँ जल की कमी थी। सो इस एरिया में जो क्रॉप्स होते थे वो ड्राई क्रॉप्स होते थे। पहला फायदा क्या हुआ कि इस एरिया में ड्राई क्रॉप्स होता था। ड्राई क्रॉप्स में आप याद कीजिए, जो शुष्क फसलें वो होती हैं जहाँ 75 सेंटीमीटर वर्षा से कम होता है, ऐसे में हम ज्वार बाजरा का उत्पादन करते हैं। ऐसी फसलों का उत्पादन हम नहीं करते हैं। वी डोंट गो फॉर द वेट क्रॉप्स। तो ऐसे एरिया में कोई भी वेट क्रॉप्स का उत्पादन नहीं होता था। सो ज्वार बाजरा के उत्पादन का स्थान ले लिया वहां पे राइस के प्रोडक्शन ने और व्हीट के प्रोडक्शन ने और अन्य क्वालिटी क्रॉप्स के प्रोडक्शन में। ये सबसे बड़ा चेंज आया, पॉजिटिव चेंज। एक चीज हो गया। दूसरी चीज देखिए कि यहाँ पे नहर है, तो नहर है तो मॉइस्चर होगा, इस एरिया में मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर होने के कारण इस एरिया में जो रसदार फल हैं उन फलों के उत्पादन की शुरुआत हुई। सो they begin to produce some of the citrus fruits। इस एरिया में ये चेंजेस आया। दूसरा चीज, इसमें ग्रासलैंड एरिया का डेवलपमेंट हुआ और जो बाद में जो कंस्ट्रक्शन आए ग्रामीण क्षेत्रों का, नहर के साथ नई बस्तियों का विकास हुआ। सो इट इज द न्यू लैंडस्केप फॉर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। पॉजिटिव चेंज आपको लिखना हो तो क्या क्या लिखेंगे, चूंकि सीबीएसई एग्जामिनेशन और जो एग्जामिनेशन का रूप है उसमें हमें जो सबसे ज्यादा महत्व आता है, जिसपे हमें अवार्ड दिया जाता है, मार्क्स दिया जाता है, वो होता है हमारा वैल्यू पॉइंट्स। वैल्यू पॉइंट्स होते हैं, जितनी मार्क्स के मार्क्स होते हैं उतने वैल्यू पॉइंट्स आप लिख जाते हैं तो आप कीवर्ड के साथ, तो आपको पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि क्रॉप्स पैटर्न में चेंज आ गया, नहीं, सिट्रस फ्रूट्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया। तीसरा चीज है, इस एरिया में जो ड्राई क्रॉप्स है वो रिप्लेस हो गए, ग्रासलैंड का विकास हो गया और नई कॉलोनीज का विकास हो गया। कॉलोनीज मीन्स जो नियोजित कॉलोनीज, विलेज होते हैं, वो नहर के सहारे विकसित हो गए। सो इट हैज ट्रांसफॉर्म द टोटल लैंडस्केप ऑफ कैनाल एरियाज। सो आपका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट नजर आया होगा। इंदिरा गांधी नहर के आसपास के क्षेत्रों में ये सारी चीजें पॉजिटिव रूप से आई। क्लियर हो गया। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर जब बना, हर एक चीज का पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों होता है। वहां पे कुछ पॉजिटिव आए तो कुछ चीजें नेगेटिव रूप से भी आई होगी। नेगेटिव रूप से क्या आई होगी, देखिए, ऐसा कोई नहर हो, थोड़ा सा देखिएगा, इन चीजों को मैं बता रहा हूं कि ये नहर है और ये नहर अगर कच्चा नहर है, अनमेटल्ड नहर है, तो क्या होगा कि इस पानी का जमाव इस एरिया में हो जाएगा और इसका वाटर लेवल चेंज हो जाएगा। सो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी वो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम आएगा, जल जमाव की समस्या आएगी। अब ध्यान दीजिए, जहां पे जल जमाव हो रहा हो, इस एरिया में जल ऊपर जा रहा हो, तो इस एरिया में नमक का अंश जमा हो जाएगा और यहाँ पे सैलिनिटी आ जाएगी, नमक का अंश बढ़ जाएगा। सो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि सराउंडिंग एरिया का जो भूमि है वो कम उपजाऊ हो जाएगा। सो दिस कैनाल फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इन सराउंडिंग एरिया। दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस कैनाल। अगर इस पूरे नहर को पूरी मेटल कर लें तो ये एरिया एक बेहतर एरिया ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हो जाएगा और अभी भी इसको मेटल किया जा रहा है। ऐसे कंडीशन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इस नहर के आसपास जल जमाव की समस्या बनी है और सैलिनिटी की समस्या बनी है, जिसके कारण यहाँ उपज कम होने लगा है, उस एरिया को रिड्यूस हो गया। लेकिन राजस्थान देखिए, जहाँ पे जो समस्या होती है उसका निदान भी वहीं पे होता है। यहाँ पे जिप्सम बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, जो राजस्थान का वेस्टर्न एरिया है। तो जहां पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, लवणता की समस्या होती है, अगर जिप्सम का छिड़काव कर दिया जाए तो वो समस्या खत्म हो जाती है। सो ये बहुत ही परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हम उस एरिया के प्रॉब्लम को सकारात्मक रूप से खत्म कर सकते हैं। और यह नहर पूरे पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न पंजाब के लिए एक वरदान के रूप में आया और ये एक बड़ा सा एग्जाम्पल था कमांड एरिया डेवलपमेंट का, डीपीएपी कार्यक्रम का, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, जिसके द्वारा
भारत के डिफरेंट एरियाज में, अलग अलग एरिया में प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश इसमें कि हमने एक एरिया बनाया ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए, और एक हमने बनाया डेजर्ट एरिया के लिए जहाँ कम जल उपलब्धता हो। सो हिल एरिया डेवलपमेंट, जिसका एग्जाम्पल आ गया भरमौर, और एक एरिया मरुस्थलीय एरिया जिसका एग्जाम्पल आ गया आपका इंदिरा गांधी केनाल। इन दोनों एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, उस एरिया को आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ, फिर इसके आगे वाले सेक्शन को डिस्कस करते हैं। इस एरिया को यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई भी एरिया जो आपको इस एरिया को समझ पा रहे होंगे। राजस्थान कैनाल का एरिया अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, भरमौर के एरिया को डिस्कस किया। अब जो बचा हुआ एरिया है इस चैप्टर का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। याद होगा इस चैप्टर का एक हिस्सा था प्लानिंग इन इंडिया, जिसको हमने पढ़ा है। दूसरा एरिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में, उसको डिस्कस करना। ब्रेक के बाद इसे हम डिस्कस करेंगे। इस एरिया को जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो एरिया है, उस एरिया को अगर चाहें तो इसे हम एक बार भी देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने अभी तक जो प्लानिंग पढ़ाया उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने देखा कि जो शुरू से चैप्टर्स का हिस्सा रहा, प्लानिंग ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों हिस्से को देख ही लें तो फिर एक विचार बन जाएगा। So we have two sections left to discuss in this chapter: sustainable development and how we can make this canal for a sustainable development in India. भारत में इस नहर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। देखिए एक विचार आया, दैट इज विकास। आप लोगों ने पढ़ा होगा विकास और वृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। विकास और वृद्धि ऐसा कुछ पढ़ा है, दैट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ जब भी होता है वो नंबर में होता है, राइट, संख्यात्मक होता है, क्लियर। और विकास जब भी होता है वो आपका गुणात्मक होता है, दैट इज एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो एक हुआ संख्यात्मक और एक ऐसा हुआ जिसमें गुणात्मक वृद्धि हो गया हो। जो पहले की विकास की अवधारणा थी उसमें हम जीडीपी को देखते थे, नेशनल प्रोडक्ट को देखते थे, या पर कैपिटा इनकम को देखते थे। ऐसे किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ गया हो, जीडीपी बढ़ गया हो, तो हम कहते थे कि इस देश का विकास शुरू हुआ है। सो पहले की अवधारणा थी। सो मानव विकास या किसी प्रदेश के विकास में पहला क्रम जोड़ा गया कि अगर किसी एरिया का जीडीपी का ग्रोथ, एनएनपी का ग्रोथ हो गया हो तो उसका विकास मान लिया जाता था। अब ऐसे में देखिए कि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे जीडीपी का ग्रोथ और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत ही ज्यादा है। जिसे आप देखिए वेस्टर्न एशिया के कंट्रीज, बहरीन को देख लिए, यूएई को देख लिए, सऊदी अरब को, ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे मानव विकास का ऐसा एरिया है जहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज्यादा है। दूसरा एरिया देखिएगा कि कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन नहीं है, लेकिन अन्य चीजों का, प्रति व्यक्ति आय का उत्पादन अधिक नहीं है, लेकिन अन्य चीजों का विकास अधिक है। सो फर्स्ट फेज ऐसा पहला माना जाता था।
दूसरा फेज ये माना गया कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट, इस बात को लाया गया। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट को ऐसे जाने कि जैसे हमारे पहले वर्ल्ड होता था, पूरा विश्व होता था, उसका दो हिस्सा होता था। एक हिस्सा होता था जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये एरिया, और फिर ये साउदर्न हेमिस्फीयर का ये एरिया। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा कि आपका एक अफ्रीका का एरिया है, ये अरब का एरिया है, ऐसा कुछ एरिया है। एक ऑस्ट्रेलिया का एरिया हो गया ऐसा, ये साउथ अमेरिका का एरिया है, नॉर्थ अमेरिका, ऐसा हमने एक रफ एंड मैप बना लिया। अब इसमें देखिएगा कि ये हेमिस्फीयर विकसित हेमिस्फीयर था, और ये हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर कम विकसित था, तो इसको हम नॉर्थ साउथ डिवाइड कहते थे। आप लोगों ने पढ़ा हुआ डिजिटल डिवाइड, ऐसा एक डिवाइड था जिसको बोलते हैं हम नॉर्थ साउथ डिवाइड। उत्तरी गोलार्ध अधिक विकसित हो गया और दक्षिणी गोलार्ध कम विकसित हो गया। ऐसे कंडीशन में विकास की अवधारणा को माना गया कि डेवलपमेंट विथ रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या, वितरण पुनर्वितरण के साथ विकास को जोड़ा गया। यानी देखिए कि अगर यूरोप का विकास है, नॉर्थ अमेरिका का विकास है, ऐसे कंडीशन में अब जब नए उद्योग का विकास हो रहा है तो ब्राजील में हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, यानी वो विकास उत्तरी गोलार्ध के देशों से स्थानांतरित होकर अन्य देशों की ओर विकसित विकास का रास्ता बना रहा है। सो विकास के दूसरे क्रम में कहा गया डेवलपमेंट विथ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर विश्व के सभी देशों का विकास नहीं हुआ है तो संपूर्ण देश का विकास, संपूर्ण विश्व का विकास नहीं हुआ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा कैसे आई उसको मैं बता रहा था। फर्स्ट स्टेज ये हुआ कि कहा गया पर कैपिटा इनकम विकास का आधार है। आपको सभी जगह मानते हैं कि जहां कहीं भी पर कैपिटा इनकम है वहां समृद्धि है और स्वतंत्रताओं को खरीदने का एक अवसर मिलता है, चॉइस क्रिएट करने का अवसर मिलता है। दूसरा ये हुआ डेवलपमेंट विथ रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनः वितरण के साथ पुनः विकास को जोड़कर विकास को देखा गया। अब देखिए तीसरा फेज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, थर्ड फेज। थर्ड फेज में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। एक ऐसा विकास जिसमें पुनः वितरण के विकास के साथ ही विकास ना हो, प्रादेशिक विकास ही ना हो, एक ऐसा विकास हो कि आने वाले दिनों में भी संसाधन उपलब्ध हो और आने वाले विकास को में भी आने वाले पीढ़ी को संसाधन की उपलब्धता बने रहे। ऐसे विकास को कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके लिए बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने अलग अलग बुक्स लिखे हैं। ध्यान देना है कि उन बुक को ध्यान रखना है और उस चीज को 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए उसे याद रखना है। आपने ऐसा पढ़ा होगा पॉपुलेशन बम, एहरलिच की बुक, मेरे साथ उसको याद कीजिए तो बेहतर होगा। पहली बुक क्या हो गई, पॉपुलेशन बम, एंड इट वाज रिटन बाय एहरलिच, फर्स्ट बुक। दूसरा हो गया आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, ये ब्रेटलिन रिपोर्ट के द्वारा आया, और जो आपका पृथ्वी सम्मेलन था उसकी बात आई, और हमारा बुक आया आवर कॉमन फ्यूचर बाय ब्रेटलिन। उसके बाद क्लब ऑफ रोम ने दिया, उस चीज को हमारे विकास का जरिया बनाया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में ये सारे बुक आया। एक और भी बुक थी जिसको आप याद रख सकते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सो ऐसे सारे बुक को याद रखना है जो आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन का एरिया बनाएगा। मेरे ख्याल से जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको एक क्वेश्चन के रूप में आए तो आप विकास को तीनों क्रम में परिभाषित कर जाइए। द फर्स्ट फेज, द फेज ऑफ जीडीपी, एनएनपी एंड पर कैपिटा इनकम। शुरू के दिनों में इसको एक क्राइटेरिया माना जाता था कि जो देश विकसित है उसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा। बाद में ये माना जाने लगा कि अगर विश्व का विकास होना है तो विश्व के सभी प्रदेशों में
विकास का पुनः वितरण होना चाहिए। सिर्फ उत्तरी गोलार्ध का विकास ना हो बल्कि दक्षिणी गोलार्ध का भी विकास हो तो पूरे विश्व का विकास हो जाएगा। तीसरा कहा गया कि विकास उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का ही महत्वपूर्ण नहीं है, आने वाली पीढ़ी को भी विकास का अवसर मिले तो ये सतत पोषणीय विकास है, जिसके लिए प्रमुख बुक आपके सामने आया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, द सेकेंड वन पॉपुलेशन बम, एंड द थर्ड हमने कहा आवर कॉमन फ्यूचर। इन चीजों को हमने आपको जोड़ के बताया। तो अभी तक जो चीजें भाई, नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि आप इन चीजों को रिकैप कीजिए जो हमारे एरिया का इस डिस्कशन का मेन पॉइंट रहा है अभी तक। फिर मैं लास्ट एरिया से जोड़ना चाहूंगा जो इस चैप्टर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का के बाद का एरिया है, उसे जोड़ना चाहूंगा। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें देखिए, सबसे पहले एरिया हमने कहा कि प्लानिंग क्या है। अभी भी मैं आपको याद दिलाता हूं, जब भी कोई चैप्टर्स आप सम अप करने लगे तो हमेशा जैसे चैप्टर के शुरू में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे चैप्टर के लास्ट में उस पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर बना जाइए तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे उस चीज को याद करने में। जी सर। Sir, if you say, then we can go for a break of 5 minutes. Okay sir, after 5 minutes we can discuss. Okay, Okay. thank you. So, Okay, dear okay. learners, here we will take a break of 5 minutes and then we will resume our class. Okay sir, okay. Sir. Hello, sir. सर कुछ क्वेश्चंस हैं तो क्या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं क्या? हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो आपको जी, मैं क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर दूं या पूछूं, जैसा आप बोलिए। आप कंफर्टेबल हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है सर, और मैं पूछ लूंगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी जी सर। हाँ, मैं पूछ लूंगा। जी, ऑन किया जाए। ऑन किया जाए सर? तो हाँ ऑन कोई करने के बाद नहीं। अभी आप कुछ लेंगे या क्वेश्चन आंसर सीधा करेंगे, जैसा आप बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ? हेलो जी सर। हाँ जी सर, मैं बोल रहा था कि क्लास स्टार्ट अभी करेंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे? सर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्लास में, वो बाद में कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक सर, क्वेश्चन आया वेट है। कीजिए। हाँ सर, आए हैं क्वेश्चन आए हैं। ओके सर। एक मिनट सर, क्वेश्चन वेट कीजिए सर।
Yes, sir, you are live, sir. Yes, sir. Okay, Snir. Learners, you have posted some of the questions. So, sir, if you allow, then we can take some questions, sir. जी sir. Okay, sir. So, sir, our first question is from Nupur from Bihar. जी sir. And the question is, sir, कि One. planning is an जी sir. Question is. yeah, sir. Question is planning is an ongoing process. How? Discuss two approaches of planning. See, planning is a continuous process, and with the stage of economy, we go for the different level of plannings. So once you are moving towards the primary sector, so primary stage of growth, we go for the second stage always. Suppose we have developed agriculture, then we go for industry, then we go for service sectors. So it's a continuous process with a stage of time. We follow two approaches. The first is a regional approach, the development of particular region of India, and the second is a sectoral approach. We go for the developing the sector of Indian economy like agriculture, industry, and service sector. Yes, sir. Yes, sir. The second learner is Binit Sinha from Ranchi, Yes. and he is asking, discuss the drought-prone area development program and its main objective. See, I have discussed very detail about DPAP programs. It was introduced in fourth five-year plan in India, and it was introduced in first stage in 67 district of India in northwestern Rajasthan and the rain shadow area of South India. And later on, Indian government felt that there must be the enlargement of this program in other areas. So they included other areas where the rainfall or the irrigated area was less than 30%. So they included the other areas of India also for DPAP programs. So in this process, the government adopted the development of irrigation facilities, afforestation programs, infrastructure, and the better example is Indira Gandhi Canal is a case study of DPAP, common Sir, area programs. yeah, the learner is Bhartendu from MP, and the Yes. question is, sir, what is target area planning and why is it necessary in India? Okay, it's a very good question. I'm telling you, targeted area planning. Suppose there is a two approach of development. One is a regional approach, second is a sectoral approach. So in that process, some of the area left behind. कुछ प्रदेशों का विकास नहीं हो पाता है, सामाजिक वर्गों का विकास कुछ रह जाता है. सो उन प्रदेशों और उस व्यक्ति समूह को, सामाजिक वर्गों को टारगेट करके योजना बनाया जाता है. जैसे वी हैव एग्जांपल लाइक मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी and a small farmer development agency. Those are the targeted programs introduced by the government of India for the holistic development of the area. वो प्रदेश और वो व्यक्ति भारत के विकास के समान विकास कर पाए, इसके लिए योजनाओं को लाया गया. जी सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है, हाउ वाज द गड्डी ट्राइबल और गाडी ट्राइबल, यस आई मे बी रॉन्ग, गड्डी गद्दी ट्राइबल गद्दी कम्युनिटी ऑफ या गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ पार्मर रीजन maintained a distinct identity. See, Bharmor is a very unique area in geographical character. It has a different mountain structure, the climatic area also, the social structure also. So there is a very unique location in Indian culture, place in Indian culture. They practice transhumance due to very harsh climate, extreme climate. During winter, they are moving from mountain area to plain area, and in summer they go back to the same place. So in the process they follow a Ritu Pravas or transhumance. So main community है गद्दी है, communities है भरमौर की. आईटीडीपी प्रोग्राम्स के द्वारा इस क्षेत्र में विकास हुआ और पहले से ज्यादा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए हैं. आज के दिन में एजुकेशन का भी विकास हुआ है,
यहाँ पर भी स्त्री शिक्षा का विकास हुआ है, एंड दे आर कमिंग टू द मेन स्ट्रीम ऑफ कंट्री। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ हैज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल इरिगेशन इन द ड्राई लैंड्स ऑफ राजस्थान influence the environmental conditions of region positively? See, it has many positive impact. The first thing is that the area did not have sufficient water, as the temperature is around 47 degrees Celsius and the rainfall amount is around 40 centimeter. So that area did not have surplus water for agriculture. After the construction of canal, there is a lot more improvement. Now they are practicing different crops. Those are the wet crops like rice, wheat. These are produced there. Earlier time, it was the production of dry crops like millets. Nowadays, there is a plantation of citrus fruits in the surrounding area of canal. So there is a drastic change in the environment of this canal area. Right, sir? Sir, yeah, another question is that what do you mean by sustainable development? See, in a development, we follow three stages of development. I was discussing just now. The first stage, the people used to believe that per capita income should be the criteria of development. It was the old belief. Then they begin to believe that there should be development in all areas across the globe. And the concept was given the distribution with redistribution, development with redistribution. In the third stage, आफ्टर अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन के बाद यह विचार आया कि आने वाले संतति को, आने वाले पीढ़ी को अगर संसाधन की उपलब्धता है, हम उतने संसाधन को आज उपयोग करते हैं, तो ऐसा विकास टिकाऊ विकास होगा, उससे सतत पोषणीय विकास कहा गया। Thank you, sir. These are all the questions which has come till now. If anything comes, I will come back to you. Thank you, Tripathi ji. We are moving to the next section. We have left some of the areas to discuss. We are going to discuss about the next section. We have a very good section. We have to discuss about the areas we have covered. First of all, in 5 minutes, then we'll go to Indira Gandhi Canal Sustainable Development. Now, listeners, you see there, we have planning. The first thing we have discussed so far. The second thing we have discussed about the approaches of development. It is a very good idea. Then we have a target planning. Then we have 2 examples of targeted planning. We have Indira Gandhi Canal, and we have Bharmor as a हिल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसके विकास के बारे में हमने पढ़ा। और लास्टली हमने पढ़ा द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको ये तीनों ही एरिया से क्वेश्चन आएगा, इसको तैयार कर लेंगे तो हमें इन चीज़ों को समझना और लिखना आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं इस चैप्टर के उस एरिया में जहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल और उसके विकास के लिए जो रूपरेखा गई आपके सामने इंदिरा गांधी कैनाल है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एरियाज को पढ़ लिया है। नाउ वी हैव अ मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल। सो देखिएगा इस एरिया में जो एरिया है उस चीज को मैं डिस्कस करूं, बैक हो जाऊं। फिर इस एरिया में इंदिरा गांधी कैनाल को जो हमने डिस्कस किया उस एरिया को बताने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंदिरा गांधी कैनाल। अब देखिए इंदिरा गांधी कैनाल बन गया और आने वाले दिनों में ये इंदिरा गांधी कैनाल किस प्रकार ऐसा कैनाल बना रहे कि वो लंबे समय तक भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद करे और यह क्षेत्र एक समृद्ध क्षेत्र बना रहे। तो सबसे पहले कहा गया कि ये नहर है। आपको सजेशन पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए क्या काम किया जाए। तो सबसे पहले देखिए कि यह नहर का एरिया है। सबसे पहले स्टेज में इतनी जल की उपलब्धता को लाया जाए कि इस एरिया में ग्रासलैंड का विकास हो जाए।
सतत पोषणीय विकास के लिए पहला चरण यह आएगा कि जो तटवर्ती क्षेत्र है, नहर का जो सीमा क्षेत्र है, किनारे का क्षेत्र है, वहां पे घास भूमि का विकास हो जाए, जिससे कि चारागाह भूमि का विकास हो जाएगा। सो बाय द प्रॉपर इरिगेशन, बाय प्रॉपर वाटर, अवेलेबल वाटर, द कम्युनिटी विल डेवलप ग्रास लैंड, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर दोज कम्युनिटीज। ये पहला स्टेज है सस्टेनेबल एरिया का। सेकेंड स्टेज क्या होगा? क्रॉप्स का विकास। पहले विकास के बाद दूसरा क्या हो गया? क्रॉप्स का विकास। क्रॉप्स को अच्छे से समझिए इस चीज को। ऐसी फसलों का चयन ना किया जाए जिसको बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती हो। सो चूज द क्रॉप्स व्हिच आर वेरी यूजफुल बट डिमांड लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फॉर द ग्रोथ। ऐसे फसलों का कभी चयन न करें जिसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत हो। एक और भी सजेशन है जो बहुत ही यूजफुल सजेशन है कि इस एरिया में रसदार फलों का उत्पादन। यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे आंवला का प्रोडक्शन आज के दिन में देखिए, या जो भी नींबू टाइप की फसलों का, तो देखिएगा यहाँ नहर के किनारे मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर के कारण जो रसदार फल है उसकी खेती बड़ी आसानी से होती है। सो फर्स्ट स्टेज ऐसा किया जाए, ये इसके इन्वायरमेंट में मॉइस्चर को भी रखेगा और क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन होगा। ग्रासलैंड का विकास और वहां पे क्रॉप्स के विकास को पहली प्राथमिकता दी जाए। सेकंड एरिया है आपका शेल्टर बेल्ट का विकास। शेल्टर बेल्ट आपने पढ़ा होगा मिट्टी के संरक्षण में। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमने एक कतार से पौधे लगा लिए, फिर सेकंड कतार से पौधे लगा लिए, फिर थर्ड कतार से पौधे लगा लिए। अब जब यहाँ से विंड आएगा तो सबसे पहले जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगी वो फर्स्ट लाइन पे होगी, फिर सेकेंड लाइन पे होगी, फिर थर्ड लाइन पे होगी। यानी कि जितनी विंड मूव करेगा वो एरिया के साथ उसकी वेलोसिटी कम होगी ड्यू टू पौधे उसमें फ्रिक्शन जनरेट करेंगे। पौधों के फ्रिक्शन के कारण वायु की गति कम हो जाएगी और ऐसे कंडीशन में नहर में बालू का जमाव नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गया होगा? So if you plant tree in a row in a side of canal, it will reduce the case of desertification and the sedimentation of sand in the bottom of canal area. So ये बड़ा सा एक उदाहरण होगा सस्टेनेबल ग्रोथ का कि अगर हम इस एरिया में शेल्टर बेल्ट, या हिंदी में लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा, रक्षक मेखला, रक्षक मेखला कहते हैं, का विकास कर लिया जाए तो वो एरिया हमेशा प्रोटेक्ट हो जाएगा। हरियाली के साथ वो नहर हमेशा के लिए एक जीवित अच्छी अवस्था में रहेगा। तो पहला हो गया द ग्रोथ ऑफ ग्रासलैंड, द सेकंड इज अ क्रॉप्स एंड द थर्ड इज अ शेल्टर बेल्ट। अच्छे से शेल्टर बेल्ट बना रहे हैं। तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ जिसको ध्यान से देखें कि हमने इसको मिटा देते हैं, ज्यादा अच्छा है, फिर उसको याद करना इजी होगा। ऐसा जान लीजिए कि हमारे पास एक नहर है यूं इस तरह का, ऐसा, और ये बहुत ही मेटल्ड नहीं है, ऐसा मेटल नहीं है, सीमेंटेड नहीं है। तो सीमेंटेड ना रहने के कारण इसका पानी इन दोनों एरिया में जाता है और यहाँ पे जल जमाव की समस्या बनती है। अगर इस पूरे ही एरिया को मेटल्ड कर दिया जाए, सीमेंटेड कर दिया जाए, तो ये जल जमाव की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी और ये नहर जो है वो बहुत ही लंबे समय के लिए इस पूरे एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार बना रहेगा। मेरे साथ इस पॉइंट को फिर से याद कीजिए। अगर पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए क्या किया जाए, तो पहला काम क्या होगा? ग्रासलैंड का विकास करना सिंचाई के द्वारा, ऐसी फसलों का चुनाव करना जो कम जल की उपलब्धता पर विकसित होता हो, क्रॉप सिलेक्शन। दूसरा हमने कहा कि उस एरिया में शेल्टर बेल्ट का विकास कर दिया जाए। तीसरा हमने ये कहा कि इस एरिया में सीमेंटेड कर दिया जाए जिससे इसको क्लीन करने में भी आसानी होगा और इस एरिया में जल क्रांति की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी। दैट्स अ थर्ड फोर्थ पॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो समुदाय के लिए जरूरी होता है। जैसे नहर बन गया और इस एरिया में आसपास के क्षेत्र में भूमि का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, भूमि का आवंटन जो है इस प्रकार किया जाए कि जो वहाँ पे किसान है, सीमांत किसान है, उन सभी को समान रूप से दिया जाए, तो इस देश की, इस एरिया की देख रेख और विकास का एक बेहतर रूपरेखा बन पाएगा और ये एरिया अधिक दिन तक एक टिकाऊ प्रदेश बना रहेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इंदिरा 5 पॉइंट्स आपको चाहिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में कि गिव योर 5 सजेशन to make India or make Indira Gandhi Canal a sustainable canal for the coming generation. So you have grassland growth, the proper crops. The third one we have shelter belt. हमने कहा इसका shelter belt. The fourth one is a cemented canal. उसको आप cemented बना दें. और next distribution of land among the poor. तो इन सभी के द्वारा आप इस चैप्टर को आप बेहतर से कर पाते हैं, लिख पा सकते हैं। इस चैप्टर से मैं चलते चलते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से जो मुख्य क्वेश्चंस हैं, जो मेन क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सजेशन, इंदिरा गांधी नहर की पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट, भरमौर का विकास और टाइप्स ऑफ अप्रोचेस फॉर द डेवलपमेंट। जो सेक्टोरल अप्रोचेस हैं एंड रीजनल अप्रोचेस हैं, वो आपको पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से यदि आपको यूजफुल रहा होगा, आने वाले एग्जाम में आप इसके द्वारा कैपेसिटी जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आज इस सेक्शन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू।